हेडिंग डाली थी कनिष्क। कनिष्क 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 बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है कनिष्क कुषाण वंश का। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे कनिष्क से पूछे जाते। लिखिए पहला पॉइंट लिखिए कनिष्क के बारे में। लिखिए कनिष्क निसंदेह कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ तथा पराक्रमी सम्राट था। निसंदेह कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ तथा पराक्रमी सम्राट था। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा है कनिष्क। लेकिन एक चीज है, इसने कब से शासन प्रारंभ किया, राज्यारोहण कब हुआ, ये थोड़ा सा इतिहास में बहुत ही विवादास्पद समय है कनिष्क के बारे में कि कब शासन इसने शुरू किया। अगला पॉइंट लिखिएगा कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि इतिहास में, कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि इतिहास में विवादास्पद है। विवादास्पद है। अलग अलग विद्वान ने राज्यारोहण से संबंधित अलग अलग तिथि का उल्लेख किया है। अलग अलग तिथि का उल्लेख किया है। अब हम विद्वानों के बारे में देख लेंगे कि कौन विद्वान क्या कह रहा है। ठीक है, एक साइड में लिखिए विद्वान का नाम और दूसरी साइड में लिख लीजिए तिथि। तिथि ठीक है। लिखिए पहला लिखिए कनेडी। कनेडी और तिथि साइड में लिखिए 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व। फिर दूसरे साइड में लिखिए आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार तिथि में लिखिए 248 ईस्वी। 248 ईस्वी। फिर लिखिए आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर तिथि 278 ईस्वी। 278 ईस्वी। फिर लिखिए मार्शल तथा स्मिथ। दो नाम है, मार्शल तथा स्मिथ। लिखिए 125 ईस्वी। 125 ईस्वी। 125 ईस्वी। फिर लिखिए घिर्ष्मन। घिर्ष्मन 144 ईस्वी। 144 ईस्वी। अब जो विद्वानों के नाम लिखिएगा, 3-4 हैं विद्वान, उन्होंने मिलकर के एक तिथि निर्धारित की है। तो अगर सीधे ना लिख पाना तो एक लाइन में 2 विद्वानों का नाम लिखिएगा, तिथि उनकी एक ही है सभी की। लिखिए पहला नाम लिखिए हेमचंद्र राय चौधरी। कॉमा फर्ग्यूसन बनर्जी, कॉमा रेपशन, कॉमा थॉमस। अब तिथि में लिखिए 78 ईस्वी। ठीक है, ये आप कंफ्यूज स्वयं हो जाएंगे कि इसमें से हम किसको माने। तिथि के संबंधित इतना विवाद है। अब इन विवादों से घिरकर विद्वान परेशान, इतिहास लिखने वाले परेशान, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्या किया गया, इस पर बहुत विवाद हुए, चर्चाएं हुई, सम्मेलन हुए। अगला पॉइंट लिखिए फिर नई लाइन से
कनिष्क के राजारोहण की तिथि संबंधी विवाद के समाधान हेतु 1913 ईस्वी समाधान हेतु 1913 ईस्वी तथा 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में लंदन में दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुए। लंदन में दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुए। द्वितीय सम्मेलन में ए एल वासम ने प्रमाणों के आधार पर कनिष्क के राजारोहण की तिथि 78 ईस्वी स्वीकार की। 78 ईस्वी स्वीकार की। ठीक है, तो ये मान लिया गया कि राजारोहण की जो वास्तविक तिथि है वो 78 ईस्वी, इसमें फर्ग्यूसन हैं, हेमचंद्र राय चौधरी जी हैं, ठीक है, इन लोगों ने जिसमें अपने विचार रखे थे, और ए एल वासम ने भी उसी तिथि को स्वीकृति दी, और ये मान लिया गया कि 78 ईस्वी में इनका राजारोहण हुआ होगा। नई लाइन से लिखिएगा। निश्चित साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राजारोहण के अवसर पर एक नए संवत का प्रवर्तन किया, जिसे शक संवत कहा जाता है। एक नए संवत का प्रवर्तन किया जिसे शक संवत कहा जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए, ये पूछेगा परीक्षा में, शक संवत किसने चलाया था? कुषाणों ने। ये राजवंश अगर दे देगा ना, शक संवत किसने चलाया था, अब राजवंश दे देगा, गुप्त काल, कुषाण काल, सातवाहन काल, शकों का भी नाम दे देगा ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, शक लगा दे, है ना, कुषाणों ने चलाया था। अगर ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक ने शक संवत चलाया, कनिष्क प्रथम, या कनिष्क खाली दिया हो या कनिष्क प्रथम दिया हो, तुरंत लगाएंगे उसमें। ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा, ये मान के चलिए 1 नंबर का ये प्रश्न आपको मिल जाएगा परीक्षा में। कुछ प्रश्न हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो निश्चित होते हैं कि ये पूछेगा ही, उनको ध्यान में रखना होता है। एक हेडिंग डालिएगा, युद्ध अभिलेख तथा विजय यात्रा। युद्ध अभिलेख तथा विजय यात्रा। इसमें लिखिए हेडिंग में, अब एक हेडिंग डालिए, चीन के साथ युद्ध। चीन के साथ युद्ध। चीन के साथ युद्ध। चीन के साथ युद्ध। इसमें लिखिए पहला पॉइंट है, चीनी यात्री हुएनसोंग के अनुसार सुंगलिन, ब्रैकेट में लिख लेना, पामीर पठार, सुंगलिन ब्रैकेट में पामीर पठार की पूर्व दिशा तक कनिष्क का अधिकार था। ठीक है, तो ये कहा हुएनसोंग ने।
अब स्पष्ट तो है नहीं शुंगलिंग का मतलब, पामीर पठार का मतलब क्या, तो इसमें लिखिए, लाइन चेंज नहीं करना, आगे लिखिए। शुंगलिन के पूर्व के प्रदेश से तात्पर्य चीनी तुर्किस्तान से है, चीनी तुर्किस्तान से। चीनी तुर्किस्तान से देखो, ये आए तो वहीं से थे, चीन से ही आए थे कुषाण। और चीन से आने के बाद क्या हुआ कि ये तो अलग अलग शाखाओं में बढ़ते गए, ये भी हम लोगों ने अध्ययन किया कल। उन्हीं में से एक शाखा के साथ इनका संघर्ष हुआ, खुद की शाखा के साथ। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए। इस विस्तार के कारण चीन के हान साम्राज्य के साथ कनिष्क की शत्रुता स्थापित हो गई। देखो, चीन के साथ युद्ध का एक कारण भी है, मान के चलिए कि कनिष्क का जो साम्राज्य है वो बढ़ते 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 कहां पहुंच गया, सुंगलिन, पामीर पठार। पामीर पठार सुंगलिन का तात्पर्य क्या होता है, चीन में तुर्किस्तान जो है वहां से। अब जब कनिष्क की सीमाएं वहां तक पहुंच गई, वहां जो शासक है हान, उसने इसको चुनौती समझा। क्योंकि देखिए, कोई राज्य की सीमाएं जब दूसरे राज्य से टच करने लगती हैं, ठीक है, तो अगला राज्य क्या समझता है, अपने लिए खतरा समझता है कि हो सकता है भविष्य में कि कनिष्क जो है कहीं चीन पर अधिकार ना कर ले। तो चीनी सम्राट ने इसको खतरा समझा, चुनौती समझा, और उसको अपना शत्रु मान लिया कनिष्क को। तो चीन के साथ युद्ध का एक कारण हो सकता है कि अगर ना तो कनिष्क वहां तक अपनी सीमाएं ले जाता और ना ये युद्ध होता, तो एक पहला कारण। अगला पॉइंट लिखिए। देखिए, चीनी इतिहास का युद्ध का एक अन्य कारण भी बताते हैं। कि एक अन्य कारण भी बताते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर, चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान वंशीय राजकुमारी से विवाह की मांग की। जिसे चीनी सम्राट ने ठुकरा दिया। जिसे चीनी सम्राट ने ठुकरा दिया। एक ये कारण है, जैसे कनिष्क ने कहा, अपना एक दूत मंडल भेजा, और जो हान वंश के जो सैनिक थे, सेनापति थे, उनसे कहा कि अपने राजा से कहिए कि हमारे सम्राट का विवाह अपनी राजकुमारी के साथ करें। तो उन्होंने मना कर दिया, हान वंश के राजा ने। एक ये कारण युद्ध का है। तो युद्ध के कारण दो निकल के आया, एक तो साम्राज्य विस्तार जो पहला कारण है, दूसरा है विवाह का प्रस्ताव रखना। ये दो कारण माने जाते हैं कि इन कारणों में, इनमें से कोई कारण जिम्मेदार हो सकता है, युद्ध का प्रमुख कारण रहा है। अब अगला पॉइंट लिखिए। चीनी स्रोतों के अनुसार 90 ईस्वी में कनिष्क ने चीन के विरुद्ध अभियान किया। इस अभियान में कनिष्क पराजित हुआ। इस अभियान में कनिष्क पराजित हुआ। ठीक है, नए पॉइंट से लिखिए। कनिष्क ने स्वयं
अपनी असफलता को स्वीकार करते हुए घोषित किया है कि मैंने उत्तर को छोड़कर अन्य 3 क्षेत्रों को जीत लिया है। ये तो रहा आपका चीन के साथ युद्ध कनिष्क का, जिसके युद्ध के कारण तुम्हें पता लगे और ये पता लगा कि युद्ध का परिणाम क्या रहा है, कनिष्क हार गया। और वो स्वयं ये कहता है कि उत्तर नहीं जीत पाया, वो बाकी तीनों दिशाएं उसने जीत ली। उत्तर में चीन ही था। एक हेडिंग डालिए, पूर्वी भारत की विजय। पूर्वी भारत की विजय। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए मथुरा तक के क्षेत्र पर विस्तार बिम कडफिशस के समय से ही हो गया था। बिम कडफिशस के समय में ही मथुरा तक ये कुषाण आ गए थे। नई लाइन से लिखिएगा, सारनाथ, कौशांबी, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश तथा सांची। ब्रैकेट में मध्य प्रदेश लिख लेना क्योंकि सांची मध्य प्रदेश में है, के कनिष्क के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार तथा बंगाल में उसके शासनकाल के अनेक सिक्के भी मिले हैं। इन अभिलेखों एवं सिक्कों से यह स्पष्ट होता है कि भारत के ये सभी पूर्वी क्षेत्र कनिष्क के अधिकार में थे। ठीक है, तो इन क्षेत्रों के जो नाम लिए गए ये सभी उसके अधिकार में थे, इसीलिए इस पर माना जाता है कि कनिष्क ने अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। एक हेडिंग डालिए, पश्चिमोत्तर प्रदेशों की विजय। पश्चिमोत्तर प्रदेशों की विजय। लिखिए, हुएनसांग कपिशा में कनिष्क के अधिकार की पुष्टि करता है। अब देखो, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, परीक्षा में पूछेगा, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे पूरे। लिखिए, नई लाइन से लिखिए, कल्हड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कनिष्क का कश्मीर पर अधिकार था। तथा उसने यहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था।
कनिष्क, अब ये परीक्षा में पूछेगा कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना किसने की? कनिष्क ने। कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना किस राजवंश के द्वारा की गई? कुषाणों के द्वारा की गई। अब ये दो प्रश्न हो रहे हैं। फिर पूछ लेगा कि कनिष्क ने कश्मीर में, ठीक है, कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की, यह सूचना किस ग्रंथ से मिलती है? कल्हड़ की राजतरंगिणी से। अब ये राजतरंगिणी अगर ना पूछे तो ये पूछ लेगा किस लेखक द्वारा मिलती है, तो कल्हड़ द्वारा। ये प्रश्न कैसे भी बनाया जा सकता है और एक लाइन से दो तीन प्रश्न बनाए जा सकते हैं अलग अलग, जिनका अर्थ एक ही होता है। एक लाइन पढ़िए आप, दो तीन प्रश्नों की तैयारी एकदम स्पष्ट हो जाती है। इस तरीके से महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर चाहे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाएगा। नई लाइन से लिखिए, निष्कर्षता कनिष्क ने भारतीय इतिहास में प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा बिहार के चंपा तक विस्तृत था। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के चंपा तक विस्तृत था। ठीक है, तो ये इसकी विजयी यात्राएं हैं। कनिष्क ने किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कहां कहां अपना राज्य स्थापित कर लिया। एक हेडिंग डालिएगा, तक्षशिला, तक्षशिला स्तूप लेख, तक्षशिला स्तूप लेख। इसमें लिखिए, कनिष्क के कुल 12 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कनिष्क के कुल 12 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें तक्षशिला चिर स्तूप लेख, तक्षशिला चिर स्तूप लेख उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष, मतलब 78 ईस्वी, है ना, प्रथम वर्ष का अभिलेख है। इस पर इसकी उपाधि देवपुत्र लिखी गई है। इसकी उपाधि देवपुत्र लिखी गई है। अब ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा देवपुत्र किसकी उपाधि थी, देवपुत्र किसकी उपाधि थी, या देवपुत्र किस कुषाण शासक की उपाधि थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट लिखिए, अफगानिस्तान से लिख लेना, अफगानिस्तान से कनिष्क का सुर्ख कोटल अभिलेख प्राप्त हुआ है। सुर्ख कोटल अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसी लाइन में लिखिएगा, यहीं से कनिष्क का रवातक अभिलेख भी प्राप्त होता है। रवातक अभिलेख भी प्राप्त होता है। एक अभिलेख का नाम और लिखेंगे, ये कनिष्क का मथुरा लेख, कनिष्क का मथुरा लेख उसके शासनकाल के, उसके शासनकाल के 23वें तथा अंतिम वर्ष का लेख माना जाता है। उसके शासनकाल के 23वें तथा
अंतिम वर्ष का अभिलेख माना जाता है। अंतिम वर्ष का अभिलेख माना जाता है। एक हेडिंग डालेंगे, प्रवातक अभिलेख। प्रवातक अभिलेख। देखिए, अफगानिस्तान के बगलान प्रांत के लिख लेना। अफगानिस्तान के बगलान प्रांत के रवातक नामक स्थान से 1993 ईस्वी में इस अभिलेख की खोज हुई। 1993 ईस्वी में इस अभिलेख की खोज हुई। ठीक है। अब अभिलेख की खोज पूछ सकता है, प्रवातक अभिलेख की खोज कब हुई? 1993 ईस्वी में। ये ध्यान रखना आपको। ये है कहाँ? अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूछता है। लिखिए, आगे लिखिए। इस अभिलेख में कनिष्क को एक महान उद्धारक तथा धर्मपरायण शासक माना गया है। महान उद्धारक तथा धर्मपरायण शासक माना गया है। ठीक है, नई लाइन से लिखिए। उसे सम्राटों का सम्राट तथा देवपुत्र कहा गया है। ठीक है, अब नई लाइन से नया पॉइंट लिखिए। कुषाण शासन की वंशावली देने वाला यह प्रथम अभिलेख है। यह प्रथम अभिलेख है जिस पर कुजुल कटफिशेस तथा बिम कटफिशेस एवं स्वयं बिम कटफिशेस एवं स्वयं कनिष्क की प्रतिमाएं स्थापित हैं। ठीक है, ये बहुत ही फेमस अभिलेख हो जाता है। देखो, इतनी सारी जानकारियां इस पे हैं, इन शासकों के नाम दिए हैं। इससे पता लगता है कि वंशावली, इनके साम्राज्य में कौन कौन राजा शासन कर रहे थे, उनकी वंशावली स्पष्ट रूप से दिखती है। बहुत ही फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है ये रवातक अभिलेख। नई लाइन से लिखिएगा, नई लाइन से लिखिएगा। इसी अभिलेख से स्पष्ट होता है कनिष्क ने अपने राजारोहण के समय एक नवीन संवत चलाया था। कनिष्क ने अपने राजारोहण के समय एक नवीन संवत चलाया था। एक नवीन संवत चलाया था। अब एक हेडिंग डालेंगे और उसको हम कल कराते हैं। ठीक है, कनिष्क की मुद्राएं। कनिष्क की मुद्राएं। कनिष्क की मुद्राएं कल ना कराएं, कल पॉलिटिकल साइंस पढ़ा देते, उसका भी प्रारंभ कर दिया जाए, आगाज कर दिया जाए। नोट्स ही बनाने हैं उसमें हम लोगों को, और बहुत बेहतरीन नोट्स है, बस आपको मेहनत करनी है, उस पर काम करना है। ठीक है, कनिष्क की मुद्राएं, ये यहीं तक हम लोग छोड़ देते, फिर कभी आगे जब भी लेक्चर चलेगा, सोमवार को चलाएंगे, तो सोमवार मंगलवार 2 दिन ही पढ़ाई हो पाएगी उधर, फिर तो होली की छुट्टी आ जाएगी। 2 दिन में हम कनिष्क को एकदम खत्म कर देंगे, इनका जो कुषाण राजवंश, और होली के बाद फिर इसको स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिकल साइंस हम लोग 3 दिन पढ़ लेंगे, और कोशिश करेंगे 3 दिन में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेंगे बस पॉलिटिकल साइंस में, थोड़ा मेहनत करके। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज का।